नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें एक साइंस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो हम एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनकी जितनी भी साइंस की बुक्स हैं, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो या और 10th हो, आफ्टर ऑल। और इसके बाद हम 11th 12th भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन 11th 12th का भी मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। बस 10th तक की तो मैं अभी कर रहा है कि 10th तक हमारी ये जर्नी चलने वाली है। होगा तो हम 11th 12th भी करेंगे। तो इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देखो पूरी बुक को पढ़ना तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक में थ्योरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके साथ कहानियाँ भी लिखी होती हैं। तो वो अगर कहानियाँ इंपॉर्टेंट लगेंगी तो उसको पढ़ेंगे, और नहीं लगेगी तो नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, आज हम पहला जो चैप्टर उठा रहे हैं वो है भोजन या उसके घटक। ये हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 6 का, ठीक है ना। चलिए, तो लिखा हुआ है कि आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आप दोस्त को क्या खाया था आपने कल और क्या खाया था। तो इस तरीके की थ्योरी पढ़ने का मतलब तो है नहीं यार, है ना। अपन के लिए जो इम्पोर्टेंट है अपन को वो पढ़ना है, ठीक। तो मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डायरेक्ट लेके आऊँगा, तो आप शायद ही सीधी से उनसे पढ़ना है, काम खत्म हो जाएगा। तो बात करता हूँ संगठक की। और संगठक क्या होते हैं? जिस हमारे खाना बनाने के लिए, मैंने जो खाना बनाया उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो भी चीज़ें लगी मेरे खाने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब जो भी चीज़ें मुझे खाना बनाने के लिए लगी, मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए आलू, तेल, मसाले, है ना, पानी, ये सब मुझे लगा खाना बनाने के लिए। तो ये सभी क्या है, संगठक के अंदर आएगा। ये सब क्या होते हैं? संगठक होते हैं। क्या होते हैं? संगठक। क्योंकि इनके बिना खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, है ना। तो जैसे इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार के कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि आवश्यक होता है। मतलब मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो क्रियाकल्प को देखने का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पर आप खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अब खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या होते हैं? जैसे आप जानते हैं, जैसे फल फूल वगैरह होते हैं, जब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सर ये पेड़ पौधों से मिलते हैं, है ना। तो अब जब वही देखना है कि सूचीबद्ध में कुछ सामग्री में कुछ स्रोत लगाना जब बहुत आसान है। जैसे गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने ध्यान दिया, गेहूं चावल खेतों में उनके पौधों से अनेक पंक्तियां होती हैं, इन्हें हम अनाज प्राप्त होता है। मतलब गेहूं और जो चावल हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके खेतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आपके जो अंडे वगैरह होते हैं वो जंतु से प्राप्त होते हैं। तो यानी मतलब मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे सारे ये है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पेड़ पेड़ से प्राप्त होते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कहाँ से प्राप्त हों, जो आपके जानवरों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे अंडा हुआ, मांस हुआ, ये सब का जंतु से प्राप्त होने वाले। ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं इन चीज़ों में। अब आइए थोड़ा सा पेड़ के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये पुष्प होता है, सबको पता है यार, है ना। ये फल है, ये यहाँ पर एक फल लगेगा। इसके बाद इसको हम तना बोलते हैं। ये पत्ती है ना। और ये आपकी नोड है, और ये इंटर नोड है। इंटर नोड एक मेन नोड होती है जो सीधे मेन नोड से कनेक्ट होती है। उसके बाद ये कलिका निकल रही है, इसमें एक नया पौधा यहाँ से उगने वाला है ना। यहाँ पे जैसे ये कलिका निकल रही है। तो देखो, जो पेड़ पेड़ का वह हिस्सा जमीन के ऊपर होता है उसे बोलते हैं प्ररूह तंत्र। क्या बोलते हैं? तो प्ररूह तंत्र उसे कहा जाता है। जो वो हिस्सा, पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के ऊपर है उसे प्ररूह तंत्र कहते हैं। और ज़मीन का वह हिस्सा, पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के नीचे है उसे मूल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल तंत्र। क्योंकि पेड़ की उत्पत्ति यहीं से, तो इसलिए मूल तो यही होगा। अब प्राथमिक मूल होता है, एक द्वितीयक मूल होता है। प्राथमिक मूल जो मेन जड़ होती है इसे प्राथमिक मूल कहते हैं। और द्वितीयक मूल जो होता है, जो आगे जाके वितरकाओं में, आगे जाके शाखाओं में जो बढ़ जाता है, उसे हम द्वितीयक मूल कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई? सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसे, अब क्या होता है कि कुछ पेड़ों के अलग अलग चीज़ें हैं। अब हर पेड़ के लिए अलग अलग फंक्शन है। हम किसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, किसी की फल खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी की तीनों चीज़ें चबा जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे फल की बात करूँ तो जैसे संतरे का पेड़ है ना, आम का पेड़ है, तो इनके हम फल खा लेते हैं। पत्तों की बात करूँ, पालक की सब्जी है, पत्ता गोभी है, ये पत्ते हैं, इनको हम खा लेते हैं। जैसे आलू है, तो आलू का एक प्रकार का तना है। अब जो किसी किसी की जड़ भी तो खा लेते हैं, जड़ जैसे गाजर वगैरह है, ये जड़ें होती हैं, इनको भी खा लेते हैं। तो बस वो यहाँ लिखा है कि कौन सा भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। सभी, कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी अपनी सीताफल, काशी फल के फूलों के चावल की मिट्टी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। कुछ पौधे दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य हो सकते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका दो या दो से अधिक भाग खाने के लिए होता है। जैसे पत्ता गोभी, जो मूली है, तो मूली की हम जड़ को भी खाते हैं और उसके पत्ते भी होते हैं, उसको भी, उसकी भी सब्जी बना लेते हैं, है ना।
अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज हम तेल प्राप्त होता है उनकी पत्तियों का साग बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्त कि सरसों का जो सरसों लगी होती है उसकी पत्तियों से साग बना लेते हैं, और उससे जो तेल उसके जो अंदर जो बीज निकलता है उससे हम तेल घानी जैसे बोलते हैं, उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। तो एक पौधे के दो एक से ज़्यादा भाग हमारे लिए काम के हैं। क्या आप अकेले पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में इसको हटाओ, सूचीबद्ध करने का काम नहीं है अपना, बच्चे थोड़ी ना हो यार। अब बात करते हैं देखो अंकुरित चीज़ों के बारे में। आपने देखा होगा कि आप जब मूंग की दाल खाते हैं सुबह सुबह उबाल क्या बोलते हैं उसको फुलाकर, रात में फुलाकर खाएं तो खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो तुम देखोगे सुबह मूंग की दाल बहुत सबसे जल्दी अंकुरित होती है। तो मतलब अंकुरित का मतलब होता है उससे एक नया पौधा निकलना, प्रत्येक बीज से एक नया पौधा, उसे ही बोलते हैं अंकुरित। क्या बोलते हैं? अंकुरित मूंग। अब बीज के बाहर निकला यदि हाँ तो बीज को अंकुरित हो गए हैं। बीज कैसे हो गए हैं? अंकुरित। यदि नहीं तो बीजों को पानी में डोइए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर रख लें, एक दिन के लिए रख दें, उन्हें छोड़ दें। ये उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। अब जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? अपन अंकुर कहते हैं। मतलब कि आप चने लो, चने थोड़ी देर में अंकुरित होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे चने को है ना एक दिन पानी में डुबो के रखो, दूसरे दिन तक वो फूल जाएंगे। फिर उसको क्या करो, गीले पानी से निकाल कर गीले कपड़े में बांध कर रख दो एक दिन के लिए, और तो वो अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन जो मूंग की दाल होती है वो जल्दी अंकुरित हो जाती है। आप एक दिन में रखो और आधे दिन में जो है रात रात में ही वो अंकुरित हो सकती है। ठीक है। लिखा है अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर यह अच्छा स्वादिष्ट अल्पात तैयार होता है ना। जैसे आप चने की बात करें, ये भी चने क्या अंकुरित हैं, ये बिना अंकुरित चने हैं। अब अपने मधुमक्खियों छत्ता मधुमक्खियों ने बन बनाती, मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद। अब मकरंद क्या होता है? जो फलों का जो रस होता है, फूलों का जो रस होता है, तो फूलों का जो रस होता है उसे मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मकरंद। अब ये हमको प्राप्त होता है, ये हमको प्राप्त नहीं होता, ये मधुमक्खियाँ चूसती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, और जैसे हम छत्ता बोलते हैं ना मधुमक्खियों का। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। अंततः मधुमक्खियाँ जो है इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं भैया, जो मधुमक्खी का छत्ता अपने साल के लिए इन्होंने बचा के रखा होता है, लेकिन अपन जाके तोड़ लेते हैं। अपन पापी हैं। हम ऐसे छत्तों की मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम बोल देते हैं भैया ये क्या है? शहद है। अब बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। कैसी बातें कर रहा है? जंतु तो कुछ भी खा सकते हैं। देखो अब जंतु की बात करूँ, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी जो केवल साग सब्जियाँ फल वगैरह खाएं, जैसे गाय भैंस है ना, बकरी, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी जानवर हैं। फल फल पत्तियाँ है ना वगैरह खाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मांसाहारी, शेर हुआ आपका, है ना, और क्या बोल सकते हो, बिल्ली मांसाहारी में से बिल्ली सर्वाहारी के अंदर आ जाती है। शेर शेर जैसे शेर होता है, शेर क्या है? मांसाहारी है, मांस खाता है। चीता बाघ ये सब क्या है? मांसाहारी है। ठीक है। भैंस या बकरी, फिर इसको आप जानकारी अवश्य होगी। तो पालतू अब सर्वाहारी क्या है? दोनों खा लें, जैसे कुत्ता सर्वाहारी के अंदर आएगा, बिल्ली सर्वाहारी के अंदर आएगी, है ना, कौवा सर्वाहारी के अंदर आ जाएगा। अन्य जंतु क्यों खाते हैं? आपने कभी गिलहरी कबूतर छिपकली छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? खाते देखा ही होगा आपने, ध्यान नहीं दिया होगा। तो बस वही लिखा है शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु क्या कहते हैं, और सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। सेवन में मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? तो कोई दिक्कत नहीं। बस हो गया हमारा चैप्टर। लिखा है भारत में विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन पर अधिक विविधता होती है। मतलब कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे आप साउथ साइड जाओगे तो साउथ साइड आपको चावल खाने को ज़्यादा मिलेगा। वहाँ के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। अपने यहाँ अपन रोटी दाल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, है ना। लिखा है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु होते हैं। भैया सीधी बात है, मुख्य क्या, यही दो स्रोत होते हैं भोजन के, और कोई स्रोत भोजन का होता ही नहीं है। या तो जंतु से भोजन मिलेगा, या तो आपको पौधों से भोजन मिलेगा। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल वो खाते हैं मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप दूसरे प्राणी दोनों को ही खा लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सर्वाहारी। बस इतना सारांश था इस चैप्टर का। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।